नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। हम जिस श्रृंखला की बात कर रहे हैं इसका नाम है पीएम एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री एक्सप्रेस। और प्रधानमंत्री एक्सप्रेस में अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले प्रधानमंत्री की चर्चा पे, और हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर। तो इसके पहले कि आपसे चर्चा की शुरुआत करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। इसके बाद अगर अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक 3 में से 1 सिलेक्शन प्रत्येक वर्ष अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होता आया है। इसके अलावा ये हमारा 50% ऑफ चल रहा है, जिसमें आरंभ बैच है 1 साल का और फाउंडेशन बैच है 2 साल का। ये जो ऑफर्स हैं ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर कि यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिफंड देगा। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 16 सेक्शन और 4 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। इसके द्वारा भी आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत शार्पन कर सकते हैं। 18 जून से इस बैच की शुरुआत हुई है। यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम है। आर1 बैच और फाउंडेशन बैचेस आईएएस 2024 और 25 के लिए 29 जून से शुरू होने वाला है। यदि आप इसमें अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो आप एनके लाइव रेफर कोड का यूज करें। लक्ष्य बैच है जो 22 जून से ही शुरू हो चुका है, और इसमें भी नामांकन के लिए आप एनके लाइव रेफर कोड का यूज करना ना भूलें। ये कुछ ऑप्शनल बैचेस हैं। इसके अलावा फिर से ये ऑप्शनल बैचेस के बारे में सोशियोलॉजी, पीएसआईआर। अब क्लास की शुरुआत करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री की श्रृंखला पे। देखिए, कई लोगों को ऐसा डाउट होता होगा कि भाई हम क्यों पढ़े पीएम, या क्या हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जिस यूपीएससी एग्जाम की हम और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम रोज चर्चाएं भी कर रहे हैं, तो इसमें कभी भी जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली नहीं आता। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि चलो तुम हमको लेट्स से कि हिस्ट्री की बात करें तो कोई हमसे नहीं पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन पे एक लेख लिखो, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्वरूप होता है वो अप्लाइड होता है, और अप्लाइड नॉलेज या एनालिटिकल समझ आप तब डेवलप कर पाओगे जब आपके पास पूरी विषय की समझ हो। ठीक, जैसे अब हम लोगों ने पिछली क्लास में वीपी सिंह जो पीएम थे उनके बारे में चर्चा की, और वहां पे हमने देखा कि कैसे मंडल कमीशन का गठन हुआ, कैसे जो है पॉलिटिक्स आगे बढ़ी, कमंडल की पॉलिटिक्स क्या थी। यस, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि जनता जो वो था, मतलब जनता पार्टी में कैसे मंडल कमंडल की राजनीति हुई, हाँ वो नहीं पूछेंगे। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जिनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। अब 10% रिजर्वेशन को अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे पहले से देखना होगा ना कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दरअसल इंडिया में चला कैसे है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे हुआ, तब तो मैं ये जो 10% का कोटा है इसको सही से समझ पाऊंगी। दिस इज द रीजन ओनली कि एवरी डे आई टेक सो मच ऑफ टाइम, सो मच ऑफ एफर्ट टू स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरीथिंग, ताकि हम आपके लिए पीएम एक्सप्रेस लेके आ सकें, जिससे आप जो 2023 का भारत है इसको अच्छे से समझ सकें। यदि मैं आपसे भी पूछूं कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, या मैं आपसे आपने देखा होगा इंटरव्यू में जनरली लोग पूछते हैं आप अपने बारे में बताइए, तो इसका मतलब थोड़ी कि आज जो है आप वही बताएंगे। अगर आपसे अपने बारे में पूछा जा रहा है तो आप अपना नाम बता रहे हैं जो आपका बहुत पहले रखा गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एबीसीडी को शुरू से जाके पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हम जो सारगर्भित मुद्दे हैं उनका क्रमवार अध्ययन कर लें, जिससे हमारी जो तैयारी है ना, जिसमें हमारी जो एनालिटिकल अप्रोच है ना, वो बहुत सही से, बहुत कायदे से डेवलप हो सके। इसके साथ साथ जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसकी समझ बन सके। चाहे आप क्या भी सब्जेक्ट उठा लो, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ऑब्वियसली ये जो है मेंस का पार्ट है, तो आपकी समझ बनाने के लिए ये सीरीज पे हम लगातार काम कर रहे हैं। तो हमने वीपी सिंह तक की बातें कर ली थी, पर जरा रिकॉल कर लें कि कैसे कैसे देश की अर्थव्यवस्था, मतलब राजनीति चली है। तो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित नेहरू, और उसके बाद जब चुनाव होते हैं, प्रथम चुनाव होते हैं भारत में, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री जीत के आते हैं। प्रधानमंत्री जो नेहरू हैं वो जीत के आते हैं और वो बनते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री। 1964 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो देश की कमान आती है गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। उसके बाद के कामराज, और जो उनका इंटरवेंशन हुआ या कामराज प्लान कह लीजिए, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई, रहस्यमयी तरीकों से मृत्यु हो गई ताशखंड में, और इसके बाद नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी जो है देश की पीएम बनती है। नेहरू की मृत्यु के बाद, मतलब शास्त्री जी की मृत्यु के बाद अगेन थोड़े समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहते हैं, फिर इंदिरा गांधी बनती है। अब इंदिरा गांधी का एक लंबा शासनकाल है, लेकिन जब उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी तो कहा जाता है 1977 में जनता ने बिल्कुल उनसे बदला लिया, और 1977 में जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर जाती है। जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो कि गठबंधन की सरकार थी, जो इसी मुद्दे पे कहीं ना कहीं टूट जाती है कि हमारे में प्रधानमंत्री का असली चेहरा कौन होगा। हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री ही मांग रहा था, जिसमें हमने देखा था जो अंतिम में मुहर लगती है वो मोरारजी देसाई के नाम पे लगती है। हालांकि इससे जो उन्हीं के पार्टी के लोग जिनमें चौधरी चरण सिंह, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चंद्रशेखर, ये सब लोग भी उनको समर्थन दे रहे थे कहीं ना कहीं। बहरहाल मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी देसाई की सरकार
से जब उनके ही सहयोगी ने समर्थन ले लिया तो चौधरी चरण सिंह देश के पीएम बनते हैं कांग्रेस के सहयोग से। लेकिन ये एक ऐसे पीएम बनते हैं जिन्होंने कभी भी सदन को फेस ही नहीं किया, जिसे इनको विश्वास मत लेके आना था। तो हमने देखा था कि कुछ शर्तें रखी थी इंदिरा गांधी ने, और जब ये शर्त ये नहीं मानते हैं तो कांग्रेस ने अपना समर्थन ले लिया और चौधरी चरण सिंह की जो है सरकार वो गिर जाती है। पुनः देश में इंदिरा गांधी पीएम बन के आती है। बट 84 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो सिख दंगे हुए थे, उसी में उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर कांग्रेस के प्रधान अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो राजीव गांधी बनते हैं, और राजीव गांधी फिर जब चुनावों में जीत के आते हैं भारी बहुमत के साथ, तो वो देश के पीएम बनते हैं। अब इन्हीं के कार्यकाल में हमने देखा था कि बहुत सारे घोटाले हो गए। बोफोर्स घोटाला हुआ, जो कांग्रेस की छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगी। बोफोर्स घोटाले के बाद भी हमने देखा था लिट्टी में उनका जो मिशन भेजा जाना या जो विदेश नीति थी उसमें उनका जो भी रवैया था वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा नागवार गुजरा। और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होने लगे कांग्रेस के शासन में, ऐसा हो गया कि जब फिर से चुनाव होते हैं 89 के दौर में, तो कांग्रेस सिमट जाती है मात्र 197 सीटों पे। और वैसे तो ये सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन इसको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाया था। ऐसे में फिर से बहुत सारी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं, और बहुत सारी पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो उन्होंने फिर से मिली जुली सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार बना ली। पहली बार एक ऐसा दौर भी भारत ने देखा जहाँ पे लेफ्ट और भाजपा ने भी एक साथ हाथ मिलाया, और इस बार जो है फिर से कई नाम आने लगे कि पीएम कौन बनेगा। किसी ने बोला देवीलाल, किसी ने बोला चंद्रशेखर, फिर वीपी सिंह फाइनली इसमें फाइनल होते हैं और वीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी समय हमने देखा मंडल और कमंडल की कुछ राजनीति हुई, और लोगों ने जब अपना समर्थन वापस ले लिया तो वीपी सिंह ने सदन में इस्तीफा दे दिया, और फिर जो है चंद्रशेखर जो है पीएम बनते हैं। तो चंद्रशेखर का पीएम बनने का क्या दास्तान है, क्या क्या हुआ, जरा इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करते। तो अभी तक हमने वीपी सिंह तक की चर्चा कर ली है। चंद्रशेखर के बारे में शुरुआत करें, पहले जरा इनका कुछ हम प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने एक्चुअली शुरू किया है। तो इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को हुआ था। याद करिए 1927 ये वही समय है जब साइमन कमीशन भारत में आ रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया में इब्राहिम पट्टी में एक राजपूत परिवार से हुआ था, किसान परिवार के से थे ये बेसिकली। इन्हें सतीश चंद्र पीजी कॉलेज बैचलर ऑफ आर्ट्स से स्नातक की डिग्री से सम्मानित किया गया, और 1950 में इन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त करी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यदि सांसद के जीवन के रूप में देखें तो 1965 से इनका जो है सांसदीय जीवन जो है प्रारंभ हुआ। कहा जाता है बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के थे, कहीं ना कहीं बहुत ओजस्वी भाषण दिया करते थे, और मतलब एक कहता था कि जो मुंह पे बोल देना, मुंह फट होना, तो इसीलिए युवाओं के बीच में बड़े लोकप्रिय रहे करते थे आपके जो चंद्रशेखर हैं। बलिया से लोकसभा से ये चुने गए 2 मार्च 1977 को। मतलब इन्हें राज्यसभा में पहले इनका शुरुआत हुई थी, बाद में जब बलिया से लोकसभा में जीत जाते हैं तो इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अब कहा जाता है कि ये एक ऐसे नेता थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेसी ही थे, कांग्रेस के ही नेता थे। तो कई सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये भी बताती हैं कि एक बार कांग्रेस की मीटिंग में जब इंदिरा गांधी से इनका मिलना हुआ तो इंदिरा गांधी कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहती थी, ऐसे युवाओं के साथ जुड़ना चाहती थी जो कहीं ना कहीं पार्टी को और आगे लेके जाए, पार्टी को और बढ़ावा दे। इसीलिए इनको टर्क कहा जाता था, तुर्क, ठीक है। तो कहा जाता है इंदिरा गांधी से बातचीत के दौरान जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि क्या लगता है चंद्रशेखर आपको कि जो है कांग्रेस कितनी समाजवादी, तो उन्होंने बोला थोड़ी है भी थोड़ी नहीं भी। तो ऐसे में मतलब किसी एक युवा नेता के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने में इंदिरा गांधी को उसी समय समझ में आ गया था कि ये जो है आने वाले समय में कहीं कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। बहरहाल जब आपातकाल लगता है, यद्यपि ये जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही नेता थे, पर आपातकाल में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पटियाला जेल में डाल देते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि पटियाला जेल जिसमें ये बंद थे वहां पे इन्होंने खूब सारी बागवानी कर दी और खूब सारे फूल वूल लगा दिए, बहुत सुंदर बना दिया, जेल को भी हरा कर दिया। तो चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अक्खड़ स्वभाव के हैं, अपने ओजस्वी बातों के लिए जाने जाते हैं। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो नेताओं की आपस में गुप्त बातें हुआ करती थी वो भी जाके जनता में बता दिया करते थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो नेता है वो मतलब कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में इन लोगों द्वारा कोई भी बातें किसी के लिए भी छुपाना सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, नहीं तो लोकतंत्र का सही से अभ्यास नहीं हो पाता है। तो ये जो है कुछ इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन की जब आपातकाल लगा था तो इन्हें भी अरेस्ट किया गया था, और ये अरेस्ट करना ही था जहाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर इनका कांग्रेस से शिफ्ट होने लगा।
अब आपातकाल के दौरान फिर जब ये आपातकाल से छूटे, जब आपातकाल समाप्त हुआ, जेल से छूटे, तो इन्होंने कांग्रेस फिर छोड़ दी और नई पार्टी उस समय बन रही थी, जनता पार्टी। अब जनता पार्टी कैसी पार्टी थी जिसमें कई सारी पार्टियां आके मिल रही थी, राइट। हमने देखा था कि चौधरी चरण सिंह भी समर्थन दे रहे थे, चंद्रशेखर भी समर्थन दे रहे थे और जयप्रकाश नारायण कहीं ना कहीं इसके मुखिया के रूप में उभरे और जयप्रकाश नारायण ने एक्चुअली कहा कि मुरारी देसाई को पीएम बनना चाहिए। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, चंद्रशेखर भी इसमें अपना समर्थन दे रहे थे। बाद में हमने देखा कि कैसे चौधरी चरण सिंह ने जब अपना समर्थन वापस लिया तो कांग्रेस के सहयोग से वो अपनी सरकार बना लेते हैं। फिर से क्या हुआ कि जब ये लोग अपना चुनाव भी हार जाते हैं, क्योंकि उस दौर में फिर इंदिरा का दौर आता है, इंदिरा गांधी से लोगों की सिंपैथी वगैरह खूब बढ़ गई थी, तो 1980 में जनता पार्टी हार जाती है और इंदिरा गांधी फिर से जो है जीत जाती है। इंदिरा गांधी के जीतने के बाद 4 वर्षों में ही जब उनकी हत्या हो गई तो उनके जो पुत्र थे राजीव गांधी, वो बनते प्रधानमंत्री। और राजीव गांधी के समय से ऐसा देखा जा रहा था चंद्रशेखर और राजीव गांधी में कुछ खास बन नहीं रही थी और मतलब वैचारिक मतभेद भी थे कहीं ना कहीं, और चंद्रशेखर कांग्रेस के नेता तो वैसे भी नहीं थे, ठीक। अब ये भी कहा जाता है, ये अपनी किताब में भी लिखते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब ये बहुत खरी खुटी सुना दिया करते थे, सबको मुंह पे बोल दिया करते थे, तो अक्खड़ स्वभाव के भी नेता रहे थे, ठीक है। उसके बाद पुनः जब कांग्रेस हार जाती है 1989 में, मतलब जब जो आपका 84 में जब राजीव गांधी बनते हैं और 89 में जब राजीव गांधी को कम बहुमत आता है, मतलब बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाते, तो फिर से सारी पार्टियों ने गठबंधन किया। इस गठबंधन में भी चंद्रशेखर भी शामिल हुए, वीपी सिंह भी शामिल हुए और भाजपा भी शामिल हुई, लेफ्ट भी शामिल हुई और सब लोगों ने फिर वीपी सिंह को अपना नेता बना दिया। हालांकि जो चंद्रशेखर है वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनको लगता था कि भाई वीपी सिंह को नेता नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, तो इसी वजह से इनके और वीपी सिंह में पर्याप्त मतभेद भी उस समय देखे जाते थे। तो ऐसा होता है कि इनके कुल सदस्य जो मतलब वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे वो लगभग 66 सदस्य थे, 66 सदस्य थे जो इनको समर्थन दे रहे थे। 66 या 67 है, 66 या 67 लोग थे। तो बाद में इन्होंने वीपी सिंह से सरकार से अपना समर्थन ले लिया और जो है जब सरकार गिर जाती है, कहा जाता है इतने कम सदस्यों के बाद भी चंद्रशेखर जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जो कांग्रेस सरकार है, राजीव गांधी की सरकार, इनके समर्थन से चंद्रशेखर देश के पीएम बन जाते हैं। अब चंद्रशेखर पीएम बन तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी अपनी पार्टी वो तो मतलब गठबंधन में है कांग्रेस के साथ गठबंधन, और कांग्रेस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये कभी भी किसी को समर्थन दे देते थे और कभी भी किसी से समर्थन ले लेते। बहरहाल राजीव गांधी ने इनको समर्थन दिया। अब देखते हैं अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्होंने किया क्या और क्यों समर्थन वापस लिया गया। तो इनके कार्यकाल में ज्यादा दिनों का इनका कार्यकाल रहा नहीं है, 7 महीने तक का जो है इनका कार्यकाल है। इस समय देखिए 2 मेजर चीजें हो रही हैं, एक भारत का आर्थिक संकट हो रहा है, खाड़ी युद्ध हो रहा है। भारत के आर्थिक संकट की बात करें तो एक ऐसा संकट भारत में आ गया था जिस समय हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जिससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एकदम खाली हो गया था और हम वर्ल्ड बैंक और IMF इन सब जगह पे लोन की गुहार कर रहे थे कि हमें किसी तरीके से लोन मिल जाए, राइट। अब चंद्रशेखर के सामने बड़ी विपत्ति की घड़ी थी कि किस तरीके से हम जो है भारत को इस आर्थिक संकट से उबारें। उस समय जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो फाइनेंस एडवाइजर थे, वित्तीय सलाहकार थे, वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेग सिंह अहलूवालिया, इन लोगों ने इनको सलाह दी कि हमारे पास कुछ सोना पड़ा है और इसी को हमें गिरवी रख देना चाहिए और हमें जो है पैसे उठा लेने चाहिए। अब गुप्त तरीके से सोने को गिरवी रखा गया। हालांकि जब हम आगे देखेंगे PV नरसिम्हा राव की सरकार आई तो कैसे कैसे फिर और रिफॉर्म होंगे। तो इन्होंने सोने को गिरवी रख दिया और ये कह के कि भाई इसी से हमारे पास एटलीस्ट पैसे आ जाए। अब उस समय एक और बड़ी घटना घट रही थी, वो थी खाड़ी युद्ध। खाड़ी मतलब होता है गल्फ कंट्रीज, जो आपके तान वाले कंट्रीज है, वहां पे युद्ध चल रहा था जिसमें इराक नाम का देश आपने सुना होगा, वहां पे सद्दाम हुसैन जो है शासक थे। उनको भी रिसोर्स चाहिए था। हर युद्ध के पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? संसाधन। तो इराक को इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था। क्यों? ताकि उनको संसाधन मिल सके। अब ऐसे में अमेरिका को हस्तक्षेप का मौका मिला। अमेरिका को लगा बहुत अच्छा है, हम ये संसाधन ले लें। कुछ लोग कहते हैं कि ये मानव अधिकार का सिर्फ बहाना लेते हैं, मानव अधिकार के बहाने के नाम पे किसी भी देश की जो संप्रभुता है उस पर हनन करते हैं। बहरहाल जो सद्दाम हुसैन और कुवैत का युद्ध चला था, यानी इराक और कुवैत का युद्ध था, इसी में बीच में अमेरिका का हस्तक्षेप होता है।
अब क्योंकि जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, उसमें कहीं ना कहीं जो यूएस का रोल है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में यूएस ने इंडिया पे ये दबाव डाला कि अगर तो तुम्हें लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक, IMF से, या IMF से अगर तुम्हें भुगतान संतुलन के लिए लोन चाहिए तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त क्या थी कि जब हम कुवैत जाएंगे तो हमें जो है बहुत लंबा रूट, आप देखेंगे ज्योग्राफी में मतलब मैप देखे तो बहुत लंबा रूट है अमेरिका और कुवैत के बीच में, तो बहुत लंबा रूट तय करना पड़ेगा। ऐसे में इंडिया हमें बेस दे दे अपने, मतलब आपका देश हमारे लिए एक बेस बन जाए जहां से हमारे जो जहाज जब पास होंगे तो वो तुम्हारे यहाँ से फ्यूलिंग कर सकेंगे। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो हम तुम्हें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है चंद्रशेखर ये बात मान गए थे कि हाँ हाँ ठीक है, इंडिया को तुम बेस बनाओ। और इसी बात से इतनी किरकिरी होनी शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं भारत ने फिर से अपनी संप्रभुता गुलाम कर दी। हम नैम को मानने वाले थे, यानी कि हम किसी गुट में शामिल होने वाले नहीं थे। फिर ऐसे में आपने किसी एक गुट का पक्ष क्यों ले लिया, और कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। फिर तीसरी चीज क्या है कि भारत द्वारा इस तरीके का सहयोग करना कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सटेंडेड पड़ोसी हैं उनसे हमारे रिश्तों को खराब करने की शुरुआत दी थी। वहीं कुछ राजनीतिक सलाहकार या जानकार ये भी कहते हैं कि अगर उस समय ही ऐसा नहीं करते तो भारत कहीं ना कहीं बिकने की स्थिति में आ जाता। तो दोनों की अपनी अपनी राय है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कि क्या इनका ये स्टेप कि अमेरिका को जो है भारत को बेस बनाना चाहिए, यहाँ पे रिफ्यूलिंग होनी चाहिए, कितना आप इसको सही मानते हैं, कितना तार्किक मानते हैं। बहरहाल इन्होंने ये डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लेने के बाद कहा जाता है इसी को आधार बनाया और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। और कांग्रेस के समर्थन वापस लेते ही सरकार अल्पमत में आ गई और जो चंद्रशेखर की सरकार है वो गिर जाती है। उसी समय हम लोगों ने देखा था कि राजीव गांधी जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे थे, और प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में उनकी हत्या हो जाती है। और फिर से जो है मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री तो आपके चंद्रशेखर, तो उसी कार्यकाल में जब राजीव गांधी के चुनाव प्रचारों में ही हत्या हो जाती है, उसके बाद फिर से कांग्रेस जीतती है और फिर देश को मिलते हैं नए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के बारे में हम अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो चंद्रशेखर के बारे में यही तक था। बाद में देखेंगे कि चंद्रशेखर की वर्ष 2007 में इनकी मृत्यु हुई। PM बनने के बाद जब ये PM पद से हटते हैं, PM से मतलब नरसिम्हा राव को जब ये सौंपते हैं प्रधानमंत्री का पद, उसके बाद ये फिर कोई मंत्री नहीं बने। इवन अपने कार्यकाल के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है जो कभी कोई मंत्री नहीं बने, ये सीधे प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद ये लंबे समय तक लोकसभा में सदस्य बने, सांसद बने, लेकिन फिर कोई मंत्री ये नहीं बने। तो ये था आपकी जो छोटा सा एक बिल्कुल जानकारी थी हमारे PM चंद्रशेखर के बारे में। अगली क्लास में हम नरसिम्हा राव के बारे में देखेंगे, समझेंगे आसियान से भारत का रिश्ता कैसा बना। आसियान ग्रुप, इनका नाम आपने सुना होगा, आसियान के साथ कैसे हुआ, IMF के साथ LPG रिफॉर्म्स कैसे हुए, पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा जिसकी शुरुआत कभी NM सिंघवी की रिकमेंडेशन पे राजीव गांधी ने की थी, वो चीज आगे कैसे बढ़ी और क्या क्या रिफॉर्म हुए। ये PV नरसिम्हा राव की क्या अप्रोच थी परमाणुओं को लेकर, जिसको बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आगे लेके जाएंगे, क्या सलाह दी थी अब्दुल कलाम ने PV नरसिम्हा राव को, ये सब जानेंगे हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।